अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी ऑफ CSS 2017 को सॉल्व करेंगे। CSS 2017 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी ये था, डिस्कस एंड कमेंट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ एजेंडा 21। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। पहले हम एजेंडा 21 को डिस्कस करते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 अर्थ समिट, जिसको रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। एजेंडा 21 इसका स्पेशल प्रोडक्ट है। रियो कॉन्फ्रेंस जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर की लीडर्स इस बात पर मुत्तफिक हुए थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एक एक्शन प्लान की जरूरत है। उस एक्शन प्लान को एजेंडा 21 का नाम दिया गया है। एजेंडा 21 एक डिटेल्ड एक्शन प्लान है। इसमें तमाम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सलूशन मौजूद है। ये एक वॉलंटरी एक्शन प्लान भी है। अगर कोई कंट्री इस पर अमल न करे तो इस पर कोई पनिशमेंट भी नहीं। एजेंडा 21 में जो 21 है वो 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है। एजेंडा 21 20th सेंचुरी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है और इसका मकसद दुनिया को 21st सेंचुरी के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। ये 21st सेंचुरी के लिए बहुत बड़ा प्लान है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हर पहलू से कवर करता है। एजेंडा 21 पर दुनिया भर की लीडर्स ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में एग्री हुए और इसको अप्रूव किया। एजेंडा 21 के बारे में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की सेक्रेटरी जनरल म्यूरिक स्ट्रॉन्ग ने यह कहा था, एजेंडा 21 is the most comprehensive and the most effective program of action ever authorized by the international community. Aims of Agenda 21। Agenda 21 के दो एम्स है। पहला है to arrange an international program of action for achieving sustainable development during the 21st century। दूसरा है to reconcile the twin requirements of a high quality environment and a healthy economy for all people of the world। Goals of Agenda 21। Agenda 21 का पहला गोल है achieving sustainable development, दूसरा है improving the living standard, तीसरा है better manage and protect the ecosystem, fourth one is elimination of poverty। एजेंडा 21 एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है जो 300 पेजेस पर मुश्तमिल है। इसमें 40 चैप्टर्स है और ये 40 चैप्टर्स 4 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला सेक्शन है सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, दूसरा सेक्शन है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा सेक्शन है स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स, सेक्शन 4 इज मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन में सिर्फ सेक्शन नंबर 1 यानी सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन के बारे में क्वेश्चन आया है। सो हम सिर्फ सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन को डिस्कस करेंगे और फिर इस पर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन का पहला पार्ट है डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ एजेंडा 21। सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन एजेंडा 21 का पहला सेक्शन है और इस सेक्शन में 8 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है प्रीएम्बल, दूसरा है एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द थर्ड वन इज कंबाटिंग पॉवर्टी,
Fourth one is changing consumption patterns. The fifth one is population and sustainability. Sixth one is protecting and promoting human health. Seventh is promoting sustainable human settlement development. And the last chapter is making decisions for sustainable development. Chapter number 1 is preamble. Preamble किसी भी डॉक्यूमेंट या बुक का इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है। दूसरे डॉक्यूमेंट्स की तरह एजेंडा 21 का भी प्रियम्बल है। एजेंडा 21 की प्रियम्बल में ये अल्फाज लिखे गए हैं। एजेंडा 21 is a dynamic program. It will be carried out over time by the various actors according to the different situations, capacities and priorities of countries and regions. The process marks the beginning of a new global partnership. एजेंडा 21 की प्रियम्बल में ये अल्फाज मौजूद है। दूसरा चैप्टर है एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development is the development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. Developed countries और developing countries अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज किस तरह डिजाइन करेगी ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करे। तो एजेंडा 21 के प्लान में ऐसी पॉलिसीज मौजूद है। अगर उन पॉलिसीज को एडॉप्ट किया जाए तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। एजेंडा 21 का मकसद चूंकि पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हुसूल है तो इसके लिए कंट्रीज को आपस में कोऑपरेशन की भी जरूरत है। कंट्रीज जो है वो ओपन, सिक्योर, इक्विटेबल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड टैक्स फ्री ट्रेड को प्रेफरेंस दे। एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फ्री टैक्स ट्रेड करने पर तकरीबन $8.8 बिलियन कॉस्ट आता है। चैप्टर नंबर 3 इज कंबाटिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। पॉवर्टी इज हंगर, पॉवर्टी इज द लैक ऑफ शेल्टर, पॉवर्टी इज बीइंग इल बट नॉट एबल टू सी डॉक्टर, पॉवर्टी इज नॉट बीइंग एबल टू गो टू स्कूल, पॉवर्टी इज नॉट बीइंग एबल टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट। इन शॉर्ट, पॉवर्टी तमाम प्रॉब्लम्स की जड़ है। पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स। पॉवर्टी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का आपस में एक क्लोज रिलेशन है। अगर पॉवर्टी ज्यादा है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी ज्यादा होगी। पॉवर्टी जैसी इशू से निपटने के लिए ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ने मुख्तलिफ प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। एजेंडा 21 में पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी सजेस्ट की है कि कंट्रीज एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर जैसे अहम जरूरियात तमाम शहरियों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। वमेन, यूथ और जो मकामी लोग हैं उनको इख्तियारात दी जाए। इसी तरह जो रूरल एरियाज है वहां पे जो लोग मौजूद हैं उन लोगों के जहनों में भी ये बात बिठानी चाहिए कि जिस तरह मर्दों की हुकूक है इसी तरह औरतों की भी है। एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार ये भी इनका हक है जो उनको देना चाहिए। एजेंडा 21 में पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए तकरीबन $30 बिलियन का कॉस्ट बताया है। चैप्टर नंबर 4 इज चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स। कंजम्पशन पैटर्न्स मीन्स द प्रोसेस बाय विच पीपल परचेज एंड कंज्यूम प्रोडक्ट्स and services to satisfy their needs. आज की दुनिया में जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है उनमें ये प्रॉब्लम्स अब भी मौजूद है कि वो अनसस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न के साथ जुड़े हुए हैं। एजेंडा 21 के इस चैप्टर में चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स
में अनसस्टेनेबल से सस्टेनेबल पैटर्न पर शिफ्ट होने को कहा है। क्यों? क्योंकि जमीन में जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो फाइनाइट है, वो महदूद है। अगर अनसस्टेनेबल पैटर्न का इसी तरह यूज जारी रहा तो जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए एजेंडा 21 में इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। चैप्टर नंबर 5 इज डेमोग्राफिक डायनामिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई इज द पॉपुलेशन ग्रोइंग? आबादी क्यों ज्यादा होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ के काजेज में पहला है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। चूंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा की है। दूसरी बड़ी वजह डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट इन इनबॉर्न चिल्ड्रन है। तीसरी वजह मेडिसिन का दरियाफ्त होना है। पुराने जमाने में लोग मामूली बीमारियों से भी मरते थे, आजकल ऐसा नहीं है। एक और बड़ी रीजन जंगों का न होना, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई जंग नहीं हुई। जंगों में चूंकि बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुआ करती थी, अब जंग ही नहीं है तो लोगों की डेथ भी कम होती है। आबादी बढ़ने से चूंकि अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन और पोल्यूशन जैसी मसाइल जन्म लेती है। पॉपुलेशन ग्रोथ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी तो एनवायरमेंट ज्यादा डिग्रेड होगा। एजेंडा 21 में पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए स्मॉल फैमिली साइज की पॉलिसी एडॉप्ट की है। अगर फैमिली साइज छोटी है तो आसानी से इनकी नीड्स पूरे की जा सकते हैं। इसी तरह अगर एक कंट्री की आबादी कम है तो कंट्री आसानी से हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज दे सकते हैं। एजेंडा 21 के मुताबिक डेमोग्राफिक डायनामिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी की इम्प्लीमेंटेशन पर तकरीबन $7 बिलियन की कॉस्ट आएगी। चैप्टर नंबर 6 इज प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग ह्यूमन हेल्थ। इंसान की सेहत ठीक होगी तो वो पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी, कंट्री को प्रोटेक्ट भी करेगा और इसका नाम भी रोशन करेगा, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स भी उठाएगा। ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट का आपस में एक क्लोज रिलेशन है। पोल्यूटेड एनवायरमेंट हैज बैड इंपैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए पहली स्टेप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना होगा। अगर हमने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया, एनवायरमेंट का ख्याल नहीं रखा, तो इससे हमारे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। एजेंडा 21 के मुताबिक प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग ह्यूमन हेल्थ की कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन $273 बिलियन है। चैप्टर नंबर 7 इज सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। इंसान की फितरत में यह है कि वो रहने के लिए घर बनाए। ब्रॉडली स्पीकिंग, सेटलमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक है रूरल सेटलमेंट और दूसरा है अर्बन सेटलमेंट। एजेंडा 21 ने सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट आर दोज सेटलमेंट्स that are capable of remaining in existence using natural, environmental and financial resources. सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट में उन तमाम प्रॉब्लम्स को हल किया गया है जो रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स को दरपेश थी। सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट में एनवायरनमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है। लोग सफर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे या फिर बाइसाइकिल के जरिए से करेंगे।
एजेंडा 21 के मुताबिक सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट की कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन $218 बिलियन है। Chapter number 8 is Making Decisions for Sustainable Development. Why making decision for sustainable development? अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डिसीजंस नहीं लिए गए तो ज़मीन में जो रिसोर्सेज है वो तो फाइनाइट है, वो तो लिमिटेड है। मौजूदा जनरेशन उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए एजेंडा 21 ने मेकिंग डिसीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्लूड किया है। एजेंडा 21 के मुताबिक मेकिंग डिसीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन $63 मिलियन है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कमेंट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ एजेंडा 21। एक कंट्री अकेले कुछ नहीं कर सकती। One country is dependent on another country either directly or indirectly. In short, international cooperation is necessary. Why international cooperation is required? To accelerate sustainable development, combating poverty, changing consumption patterns, control population growth, sustainable human settlements, protect human health and making decisions for sustainable development. इकोनॉमिकल डायमेंशन ये है कि promote equality between nations and generations, avoid unequal exchange, do not impoverish one group to enrich another, ensure real cost pricing, encouraging ethical procurement and investment policies, promote equitable distribution of cost and benefits, support local economies. Social dimension is allow improvement in the quality of human life, promote social equality amongst all peoples, allow for culture and social integrity, foster self-reliance and self-determination, encourage participation and cooperation in decision-making on all levels from the individual to the international, empower people and provide opportunity for capacity and enhancement. Guys, if you have any question, any query, write in the comment section or email me. I will answer you. Thank you. Allah Hafiz.